नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत कर रही हूँ फर्स्ट लुक बिहार में, जहाँ हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो विधानसभा चुनाव है और इसमें हम इससे पहले भी लगातार जो मुजफ्फरपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है, इसका जो निर्वाचन क्षेत्र है, इसके ऊपर एक-एक करके हम आपको पूरा विवरण दे रहे हैं। तो आज जिस निर्वाचन क्षेत्र की बारी है वो है बरूराज, जो कि 96 नंबर पर आता है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारे मेहमान उपस्थित हैं वो हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी और साथ में हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम अब तक में विश्लेषण करते आए हैं और हर एक विश्लेषण में सबसे पहले हम जानते हैं उस निर्वाचन क्षेत्र के इतिहास के बारे में, जो अब तक 17 बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ है इसके इतिहास के बारे में। तो पहले हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह, वो बताएंगे कि बरूराज का अभी तक का जो चुनावी इतिहास है उसमें कौन जीते कौन हारे, क्या रहा चुनावी आंकड़ा। देखिए, बरूराज विधानसभा वैसे जातीय आंकड़े के अनुसार अगर किसी एक जाति की संख्या अगर सबसे ज़्यादा है तो वहाँ नुनिया जाति की संख्या है, लेकिन वहाँ से अब तक जो प्रतिनिधित्व किए हैं भूमिहार, राजपूत और यादव जाति के लोग अब तक प्रतिनिधित्व करते आए हैं। 1991 में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में रामचंद्र शाही जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने पुण्य नारायण शर्मा जो एसपी उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। और तीसरे नंबर पर राधा कृष्ण प्रसाद अम्बस्ट रहे जो आरएसपी से थे। फिर 1957 के चुनाव में रामचंद्र प्रसाद शाही कांग्रेस से चुनाव लड़े और उन्होंने गया प्रसाद सिंह जो CNPS PJP पार्टी उस समय थी, उस पर उनको जैसे गया प्रसाद सिंह उससे लड़े थे, उन्हें पराजित किया था। और राधा कृष्ण अम्बस्ट उस समय भी चुनाव लड़े इंडिपेंडेंट, जो तीसरे स्थान पर रहे थे। फिर 1962 में रामचंद्र प्रसाद शाही कांग्रेस से चुनाव लड़े और उन्होंने सुखदेव गिरी यादव जाति से आते थे, महंत थे इसलिए गिरी टाइटल था उनका, और SWA से चुनाव लड़े थे। तो रामचंद्र प्रसाद शाही सुखदेव गिरी को पराजित किए थे। अब 1967 में सुखदेव गिरी इंडिपेंडेंट लड़े और रामचंद्र प्रसाद शाही को चुनाव हराए थे, जो रामचंद्र प्रसाद शाही कांग्रेस से उम्मीदवार थे। इसके बाद फिर 1969 में जो उपचुनाव हुआ उस उपचुनाव में फिर रामचंद्र शाही कांग्रेस उम्मीदवार बने और यमुना सिंह जो PSP से उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया गया और सुखदेव गिरी मतलब उस समय तीसरे स्थान पर चले गए। यमुना सिंह जो अभी वर्तमान विधायक अरुण कुमार सिंह जो भाजपा विधायक हैं उनके बाबा थे। 1972 में यमुना सिंह SOP से चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे रामचंद्र प्रसाद शाही को पराजित किया था। इसके बाद 1977 के जेपी लहर में भी जनता पार्टी की जगह CPI के उम्मीदवार चुनाव जनता पार्टी न जीत करके वहाँ CPI के बालेंद्र प्रसाद सिंह थे जो चुनाव जीते और शशि कुमार राय इंडिपेंडेंट दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मनोरंजन प्रसाद शाही जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे जो तीसरे स्थान पर चले गए थे। उस समय जमुना सिंह भी चुनाव लड़े थे कांग्रेस से और वे चौथे स्थान पर रहे। इसके बाद शिव कुमार प्रसाद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, वो 5वें स्थान पर रहे। एक भवचंद्र पांडे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे जो 6ठे स्थान पर रहे। तो उस समय यह बताया जाता है कि जो भवचंद्र पांडे जो जनता पार्टी के वोट में सेंधमारी कर दिए इंडिपेंडेंट लड़के, जिसके कारण मनोरंजन प्रसाद शाही को उस जनता पार्टी के लहर में भी जेपी लहर में भी चुनाव हारना पड़ा था। फिर 1980 का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस आई से उम्मीदवार बन गए जमुना सिंह और जमुना सिंह शशि कुमार राय जो जनता पार्टी SC से उम्मीदवार बने थे उन्हें पराजित किया था, जबकि बालेंद्र प्रसाद सिंह CPI से जो विधायक थे वो तीसरे स्थान पर चले गए। 1985 में शशि कुमार राय LKD से चुनाव लड़े और यमुना सिंह जो कांग्रेस उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया और उस समय भी CPI से जो विधायक थे बालेंद्र प्रसाद सिंह वो तीसरे स्थान पर चले गए थे। फिर 1990 में शशि कुमार राय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और उन्होंने बालेंद्र प्रसाद सिंह को चुनाव हराया। उस समय बालेंद्र प्रसाद सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे।
1995 में फिर शशि कुमार राय जनता पार्टी से उम्मीदवार बने और बीपीपा से चुनाव लड़ रहे ब्रजकिशोर सिंह को पराजित किया था। उस समय गणेश भारती जो पूर्व विधान पार्षद हैं यहाँ के, वे भी चुनाव लड़ गए थे एसएपी से और वे तीसरा स्थान पर रहे, जबकि बालेंद्र प्रसाद सिंह जो पूर्व विधायक थे वह भी चुनाव लड़े एसजेपी आर से, तो वे चौथे स्थान पर चले गए। फिर वर्ष 2000 के चुनाव में शशि कुमार राय जनता दल यू से उम्मीदवार बने और उन्होंने ब्रजकिशोर सिंह जो आरजेडी के उम्मीदवार बने थे उन्हें पराजित किया था। फरवरी 2005 के चुनाव में ब्रजकिशोर सिंह आरजेडी से उम्मीदवार बने और शशि कुमार राय जो जदयू से उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया। उस समय कांग्रेस से श्याम बिहारी चुनाव लड़े थे जो तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें अच्छा खासा वोट मिला था। फिर 2005 के अक्टूबर में जो चुनाव हुआ उसमें शशि कुमार राय जेडीयू से चुनाव लड़े और उन्होंने ब्रजकिशोर सिंह आरजेडी उम्मीदवार को हराया और उस समय बालदेव महतो एलजेपी से चुनाव लड़े और अच्छा खासा वोट लाए थे। वर्ष 2010 के चुनाव में ब्रजकिशोर सिंह आरजेडी से उम्मीदवार बने और उन्होंने शशि कुमार राय के भाई नंद कुमार राय जो जदयू के उम्मीदवार बने थे उन्हें पराजित किया था और बालदेव महतो कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में तीसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें 2010 में जो ब्रजकिशोर सिंह चुनाव जीते और नंद कुमार राय हारे। नंद कुमार राय शशि कुमार राय के भाई थे, तो इसीलिए वो जदयू और उस समय वो बीमार पड़ गए थे तो अपने चुनाव न लड़ करके अपने भाई को चुनाव लड़ाए थे। और जैसे उनके भाई नंद कुमार राय चुनाव तो लड़े लेकिन उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था और उसी समय से उस परिवार में विरासत की लड़ाई भी शुरू हुई थी। उनके बेटा जो राकेश कुमार थे उनका कहना था जो यह विरासत मुझे मिले और यह मिल गया था शशि कुमार राय के भाई नंद कुमार राय को, जो अब तक विरासत की लड़ाई उस परिवार में चल रही। फिर लेकिन उस समय राकेश कुमार थोड़े उम्र उनका कम था, इसलिए शशि कुमार राय ने अपने भाई को ही मतलब यह जिम्मेवारी एक तरह से विरासत थमाया था। 2015 के चुनाव में नंद कुमार राय आरजेडी से चुनाव लड़े और उस समय अरुण कुमार सिंह जो भी वर्तमान विधायक हैं वो बीजेपी से चुनाव लड़े। तो उस समय नंद कुमार राय आरजेडी से उम्मीदवार थे और अरुण कुमार सिंह जो भाजपा प्रत्याशी थे उन्हें पराजित किया। उस समय तीसरे स्थान पर नोटा का वोट आया था। जैसे नंद कुमार राय को आया था 68,011 वोट, अरुण सिंह को आया था 63,102 वोट और नोटा आया था 6208 वोट, 6,208 वोट नोटा आया था। 2020 के चुनाव में अरुण कुमार सिंह फिर बीजेपी से उम्मीदवार बने और उन्होंने नंद कुमार राय को जो आरजेडी के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। उस समय हीरा लाल खेरिया बीएसपी से मतलब बसपा से उम्मीदवार बने जिन्हें 22,650 वोट आया था। और इंजीनियर राकेश कुमार जो शशि कुमार राय के पुत्र हैं, अब आपको जो पहले ही बताया जो विरासत की लड़ाई मतलब छिड़ी हुई है, तो शशि कुमार राय के पुत्र राकेश कुमार जब नंद कुमार राय चुनाव लड़ गए तो वह जो विरासत मुझे मिलना चाहिए, पिता का विरासत है लेकिन चाचा क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए और जिसके कारण नंद कुमार राय को चुनाव हारना पड़ा था और राकेश कुमार को भी 7,304 वोट आया था। उस समय भी नोटा को आया था 5,160 वोट। अब आपको एक चीज़ और बता दें, जो यहाँ का जातीय गणित है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करें तो वहाँ एक नंबर पर नुनिया जाति से लोग नुनिया जाति के मतदाता हैं जिनका लगभग बताया जाता है कि करीब 40,000 की संख्या नुनिया जाति के लोगों का है। दूसरे स्थान पर यादव और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो लगभग बताया जाता है कि 30,000 के आसपास इन दोनों लोगों का अनुमानित वोटर है। इसके बाद राजपूत जाति का वोट वहाँ 26,000 के लगभग बताया जाता है। वहीं भूमियार जाति का वोट बताया जाता है जो 24,000 के आसपास है, जबकि वहाँ दलित वोट भी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ से राम जाति के लोग करीब 19,000 हैं, पासवान जाति के लोग 14,000 हैं। इसके बाद आपको बता दीजिए
बैस भी जैसे अच्छा खासा संख्या है, बैस भी करीब 18,000, बैस भी करीब 30,000, सब मिला करके बैस जाति के 30,000 वोट हैं। और उसमें सहनी भी करीब 10,000 हैं। इसके बाद कुशवाहा भी लगभग 8,000 वोट आते हैं। और दलित में मुसहर जाति हैं, उनका भी लगभग 3,000 वोट बताया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण जाति का भी वोट 8,000 बताया जाता है। वहाँ 4,000 वोट लाला जाति से जो अपर क्लास से आते हैं उनका भी वोट बताया जाता है। और अन्य पिछड़ी अति पिछड़ी जाति मिला करके 70-80 हज़ार वोट वहाँ है जी बनते हैं। तो ये था अब तक का बरूराज का जो चुनावी इतिहास रहा है और साथ ही जो वहाँ का जातीय समीकरण है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण में मैं एक बार प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे जानना चाहूँगी कि 77 में, जैसा कि हमने सुना है हर बार के चुनावी इतिहास के बारे में, कि 77 में जनता पार्टी की लहर थी और हर जगह से जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे वही जीत रहे थे। तो बरूराज में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे CPI के कैंडिडेट? देखिए, ऐसा है कि उस समय बरूराज में जनता पार्टी ने मनोरंजन कुमार शाही को टिकट दिया था, जो बरूराज गांव के रहने वाले थे। और उनकी फूआ की शादी श्यामनंदन मिश्रा जी से हुई थी, जो उस समय जनता पार्टी के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और निश्चित रूप से उनका प्रयास रहा होगा और उस प्रयास के चलते जनता पार्टी का टिकट बरूराज से मनोरंजन कुमार शाही को मिला था। लेकिन भवचंद्र पांडे भानु वो एक सामान्य परिवार से आते थे और जनता पार्टी का जो जयप्रकाश आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अच्छे ऑरेटर भी थे, अच्छे से अपनी बातों को रखते थे। तो उनको जो टिकट नहीं मिला उसका बरूराज में रिएक्शन हुआ। हालांकि भवचंद्र पांडे भानु अब नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन और उनका स्थान भी उनको 6ठा स्थान मिला। लेकिन जो वोट उन्होंने काटा वो टोटल वोट, और वो भूमिहार समाज से आते थे। मनोरंजन कुमार शाही भी भूमिहार समाज से और भवचंद्र पांडे भानु भी भूमिहार समाज से। तो एक तो भूमिहार समाज के का वोट बटा, और दूसरी बात हो गई कि जो लहर थी उस लहर को कुंद करने का काम भवचंद्र पांडे भानु के खड़ा हो जाने से हुआ। और वही कारण हुआ कि जिस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को सपोर्ट किया था, जिसके खिलाफ 1977 में ज़बरदस्त लहर चल रही थी इंदिरा गांधी, कांग्रेस और CPI के खिलाफ, उसके कैंडिडेट बालेंद्र सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं वो चुनाव वहाँ से जीत जाते हैं। यही कारण है। एक बात और मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि बरूराज में जब से चुनाव 1951 से शुरू हुआ है, अभी इतिहास हम लोग देख रहे थे, तो लगातार रामचंद्र प्रसाद शाही जो बरूराज के ही रहने वाले थे और काफ़ी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे, वे लगातार 3 बार जीतते हैं। लेकिन फिर 1967 में सुखदेव गिरी जी जो एक मठ के महंत थे लेकिन यादव समुदाय से आते थे, उनसे उनको 1967 का जो कांग्रेस विरोधी लहर था उसमें वो उनसे हार जाते हैं, सुखदेव गिरी से। लेकिन फिर 1969 में रामचंद्र शाही फिर चुनाव जीत जाते हैं। और फिर 1900 ये वहाँ पर भूमिहार समाज के लोगों के जीतने का वो अंतिम पादान था। यानी अब उसके बाद से कोई भूमिहार समाज से कोई वहाँ चुनाव नहीं जीत आया। उसके बाद यमुना सिंह, जैसा कि बताया गया है कि यमुना सिंह चुनाव लड़े, और इस तरह से करके हम देखेंगे कि 1980 तक वहाँ अब लगातार करीब करीब क्षत्रिय समाज के लोग चुनाव जीतना शुरू किए हैं। वो चाहे CPI से जीते हैं या फिर दूसरी पार्टी से जीते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए 1980 के बाद 1985 में वहाँ शशि कुमार राय आ जाते हैं। और शशि कुमार राय जनता दल यू की टिकट पर, अब मुझको ठीक से अभी याद नहीं आ रहा है कि उस समय वो समता पार्टी था या जनता दल यू था, नहीं वो देखो वो लेकिन वो नीतीश कुमार की पार्टी से वो चुनाव लड़े। और नेचुरली जो भूमिहार समाज वहाँ का था वो उनको
जादव होने के बाद भी शशि कुमार राय जी को उसने सपोर्ट किया और लगातार 4 बार यानी 85, 90, 95 और 2000 में लगातार भूमिहारों के प्रबल समर्थन से शशि कुमार राय चुनाव जीतते रहे, क्योंकि वो यादव समाज के आते थे। फिर 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुआ उसमें फिर एक बार क्षत्रिय समाज से ब्रजशोर सिंह, जो जमुना सिंह के लड़के थे, जिनकी एक विरासत अपनी थी, वो चुनाव जीतते हैं। और उसके बाद अब वहाँ एक तरह से अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, वो पहली बार 2020 में वो चुनाव जीती है। जो अरुण कुमार सिंह हैं वो ब्रजशोर सिंह के पुत्र हैं और जमुना सिंह के पौत्र हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। तो यही एक स्टोरी वहाँ का है कि अब वहाँ एक तरह से जो भूमिहार समाज है वो बैलेंसिंग हो गया हुआ है, और अगर वो राजपूत समाज के साथ चला जाएगा तो वो जीतेंगे, अगर यादव समाज के साथ चला जाएगा वो जीतेंगे। अभी के संभावित उम्मीदवार कौन कौन? निश्चित रूप से अब संभावित उम्मीदवारों की जब हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में वहाँ अरुण कुमार सिंह के अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति अभी तक हम लोगों को मिले हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने को इच्छुक हैं, और वो हैं मनोज वत्स। तो मनोज वत्स अभी बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य हैं। उन्होंने जो प्रारंभिक अपनी शुरुआत की है राजनीति में, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रारंभ की थी, उसके बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। उसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी के ढाका जो क्षेत्र है पूर्वी चंपारण का, उसके वो जो है प्रभारी भी रहे हैं, और जिला परिषद का भी चुनाव 2 बार वो लड़ चुके हैं। ठीक है, उनको सफलता नहीं मिली है, वो अलग की बात है। विधान परिषद का भी चुनाव वो लड़ चुके हैं। तो एक काफ़ी पहचान उनकी भारतीय जनता पार्टी सर्किल में, या यूँ कहें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में है। मनोज वत्स भूमिहार समाज से आते हैं और वो इच्छुक हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको टिकट दे तो वो बरूराज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरा नाम जो जेडीयू से आता है वो आता है नूनिया समाज से हीरा लाल खारिया का। तो हीरा लाल खारिया, देखिए जैसा कि आपको बता रहे थे अभी हमारे रविंद्र बाबू कि ये जो नूनिया समाज का वोट वहाँ सबसे ज़्यादा है, लेकिन नूनिया समाज अभी तक चुनाव जीत नहीं पाया है। और ये जो खारिया जी हैं, ये जब चुनाव लड़े तो इनको पिछले बार 22,000 वोट आया। ठीक है, चुनाव नहीं जीत पाए, ये अलग की बात है, लेकिन 22,000 वोट आया। तो ये जनता दल यू को के जो लीडरशिप है उसको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई अति पिछड़ा समाज से नूनिया समाज आता है, तो नूनिया समाज को अगर वहाँ पर बरूराज में दिया जाए तो उसकी सबसे ज़्यादा वहाँ उसका वोट है, तो वो चुनाव जीत के आ सकते हैं। लेकिन एक और बात उनके बारे में कही जा रही है कि अगर जेडीयू से उनको टिकट नहीं मिलेगा, अगर भाजपा के पास वो सीट रह गया अगर, तो जेडीयू को सीट अगर वो उनको नहीं दे पाई तो वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ेंगे, ये लगा है। उसके बाद फिर जैसा कि आपने देखा कि आरजेडी से नंद कुमार राय, जो शशि कुमार राय के भाई हैं, वो भी एक बार वो चुनाव जीत चुके हैं। तो वो निश्चित रूप से आरजेडी से प्रत्याशी वो हैं। और इंजीनियर राकेश कुमार जो उनके पुत्र हैं, जिनकी चर्चा अभी की है, कि जो कहते हैं कि नहीं साहब हमारे पिताजी वहाँ 4 बार वहाँ से विधायक रहे हैं शशि कुमार राय, इसलिए हमारा हक बनता है कि हम वहाँ से चुनाव लड़ें। तो इंजीनियर राकेश कुमार भी पूरा जोर लगाए हुए हैं कि आरजेडी का टिकट उन्हीं को मिले। फिर नूनिया समाज से आने वाले एक मोहन केसरी जी हैं। तो मोहन केसरी जी भी वो 3 बार मुखिया रहे हुए हैं, वर्तमान में वो जिला पार्षद हैं। तो वो भी आरजेडी से चाहते हैं, वो मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। तो आरजेडी से मोहन केसरी जी भी चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। तो इस तरह से बरूराज विधानसभा क्षेत्र से 2 नूनिया समाज के लोग चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। फिर
भुवनेश्वर राय जी हैं, जो वहाँ से 2-2 बार जिला पार्षद रह चुके हैं, वो भी आरजेडी से टिकट लेने के लिए इच्छुक हैं। अब हम लोग यहाँ जन स्वराज पार्टी की बात अगर करेंगे तो जन स्वराज पार्टी से मणिभूषण शर्मा, जो प्रखंड प्रमुख भी रहे हैं, कुछ दिन वो कांग्रेस में भी थे शुरुआती दौर में, उसके बाद से जनता दल यू में आ गए हुए थे, तो मणिभूषण शर्मा भी जन स्वराज से चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, और अगर टिकट मिलेगा तो वो अच्छा करेंगे। फिर ललित कुमार शाही हैं, जो बरूराज के ही रहने वाले हैं। रामचंद्र शाही जो लगातार 3 बार वहाँ से विधायक रहे, उनके रिश्तेदार हैं ये, और ये किसान परिवार से आते हैं, किसान नेता भी हैं ये, तो ये भी एक प्रबल दावेदार हैं जन स्वराज के पार्टी के। फिर वैश्य समाज से आने वाले अवधेश कुमार गुप्ता भी लगातार प्रयासरत हैं, और जो पदयात्रा जन स्वराज के जो प्रमुख हैं प्रशांत किशोर जी, उनकी पदयात्रा में भी उनको देखा गया है, लगातार वो शामिल रहे हैं, तो वो भी जन स्वराज से चाहते हैं। अनीता देवी जो यादव समाज से आती हैं, इनके पति हैं ललित कुमार यादव, दोनों लोग मुखिया, एक तो मुखिया वर्तमान में है और एक पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, वो भी जन स्वराज से चाहती हैं कि उनको ये मिले। और अंतिम उम्मीदवार के रूप में बसपा से मोहम्मद जावेद अहमद, जो पहले राजद में थे, राजद के प्रखंड अध्यक्ष थे, लेकिन अब उनका राजद से मोह भंग हो गया है और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मोहम्मद जावेद अहमद चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो करीब करीब अभी तक जो संभावित उम्मीदवार हैं उसमें प्रमुख रूप से जो हम देख रहे हैं कि नुनिया समाज से लोग आ रहे हैं, मुस्लिम समाज के भी एक प्रतिनिधि हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, यादव समाज से हैं, ये दोनों तो लगातार जीत हार रहे ही हैं, और कुछ भूमिहार समाज के लोग भी जन स्वराज के माध्यम से आए हैं। और भाजपा में सिर्फ एक ही व्यक्ति अरुण कुमार सिंह के अलावा, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनके अलावा एक ही व्यक्ति सिर्फ मनोज वत्स सिंह एक उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे हैं। तो ये थे हमारे संभावित जो प्रत्याशी होंगे बरूराज क्षेत्र से, उनके कुछ नाम। ये आखिरी नाम तो फाइनली जो पार्टी है वही बता सकती है, लेकिन अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह, हम उनसे जानते हैं कि ये जो संभावित उम्मीदवार हैं, इनका एक अगर आपको आकलन करने कहा जाए तो आप क्या? देखिए, बरूराज का जो हम जातीय गणित देख रहे हैं, उस जातीय गणित में जैसे महागठबंधन और एनडीए के तरफ जातियों का बंटवारा है, एक तरफ से ध्रुवीकरण है, उस हिसाब से वहाँ एनडीए का पलड़ा बहुत भारी दिखता है जातीय गणित के हिसाब से। लेकिन उसी में उम्मीदवार के ऊपर पड़ता है किन किन जातियों से उम्मीदवार वहाँ खड़ा होते हैं, किन पार्टियों से कौन खड़ा होते हैं, उसके उस समय मतलब सारा ध्रुवीकरण चेंज हो जाता है, और फिर उस समय के ध्रुवीकरण के अनुसार जैसे चुनाव का परिणाम आता है, वैसे जातीय आंकड़ा देखने पर वहाँ एनडीए का जो से पलड़ा भारी दिखता है, बच्चों से दिखता है। लेकिन उस समय मान लीजिए नुनिया जाति के लोग के निर्दलीय चुनाव लड़ करके वोट काट लेते हैं, तो एनडीए के वोट में सेंधमारी होगा। इस स्थिति में राजद को लाभ मिल सकता है। आज तक नुनिया जाति को वहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जिस कारण नुनिया जाति के 2 बड़े नेता वहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। एक जो हम बताए हैं खारिया हैं, हीरालाल खारिया, जो 22,600 कुछ वोट लाए थे पिछले बार बसपा से, फिर इस बार जदयू से तैयार हैं। लेकिन अगर जदयू उनको टिकट नहीं भी दे, जैसे जो सिटिंग विधायक है भाजपा के, उस स्थिति में बंटवारा में क्या होता है, सिटिंग में विधायक को छांट करके पार्टी का सीट बंटवारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो पार्टियों का अंदरूनी मामला है। उस स्थिति में वह खारिया फिर से या बसपा चल जाए या किसी अन्य दल से, या फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में चुनाव हम लड़ेंगे ही, तो फिर वो नुनिया वोट जब कट जाने की स्थिति में फिर थोड़ा ग्राफ एनडीए का गिरेगा। इस तरह से और भी जाति के लोग वोट अगर चुनाव लड़ जाते हैं, तो उस समय क्या कहें, चुनाव के समय ध्रुवीकरण चेंज हो जाता है, मतलब उम्मीदवारों के हिसाब से। और जहाँ तक सवाल है राजद के बारे में, जो जैसा चर्चा हम लोग किए हैं, जो राजद के उम्मीदवार जो नंद कुमार राय हैं और उनके जो भतीजा हैं इंजीनियर राकेश कुमार, वो दोनों में विरासत की लड़ाई इस बार भी
उसी तरह दिख रही है। दोनों इस बार मतलब नंद कुमार राय भी कह रहे हैं जो चुनाव लड़ेंगे राजद के टिकट से, और यह भी है इंजीनियर राकेश कुमार भी है इस बार जो टिकट मुझे मिले और मुझे मिलेगा तो जैसी सीट हम राजद के कोटे में डाल देंगे, क्योंकि विरासत मेरा है और वोट वो काट लेते हैं। जिस वोट के कारण जैसे नंद कुमार राय को हारना पड़ता है, तब नंद कुमार राय क्या विरासत शशि कुमार राय के पुत्र राकेश कुमार को सौंपने को तैयार होते हैं, या फिर वे चुनावी दंगल में कूदते हैं तो आपस में फिर यह परिवार जंग में उतरता है और चुनावी क्या कहते हैं विरासत की लड़ाई फिर जारी रहेगी। तो इस तरह से क्षेत्र का जो अब तक हाल दिख रहा है उसमें यही हाल जो है। और जहाँ तक राजद से भी कई दावेदार और भी दावेदार हैं, भुवनेश्वर राय हैं, वैश्य समाज से भी आते हैं राजद के उम्मीदवार, हर लोग प्रयास कर रहे हैं। एक अनीता देवी है जो पूर्व मुखिया है, वो भी जैसे प्रयास कर रही हैं। राजद से बड़े तेज़ी से एक युवा चेहरा राहुल सर्राफ का नाम भी सामने आया है। राहुल सर्राफ की मां पूनम गुप्ता ब्लॉक प्रमुख रही हैं मोतीपुर का। उनके दादा स्वर्गीय गोरख प्रसाद करीब 21 साल तक मुखिया रहे। फिर उनकी दादी स्वर्गीय उर्मिला देवी भी 10 साल तक मुखिया रही थी। राहुल सर्राफ वर्तमान में राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और वे लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। उन्हें यह उम्मीद है कि इस बार राजद उन्हें ही मौका देगा। तो इस तरह से प्रयास तो सब करते हैं, लेकिन पार्टियां यह देखती है जो उम्मीदवार फाइट कौन कर सकता है, सीट ला करके कौन दे सकता है, उसी हिसाब से पार्टियां अपना टिकट का बंटवारा करती है। तो जैसा कि अभी हमने सुना कि बरूराज में जो है वो जातीय समीकरण कभी आपसी रंजिश के कारण भी बंट जाता है और फिर वो वोटों की गिनती में जो फाइनल रिजल्ट आता है वो एक तीसरा ही परिणाम लेकर आता है। तो वापस लौटते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह की तरफ और वो हमें बताएंगे कि वो क्या समझते हैं इन सारी परिस्थितियों में, किसका दबदबा रहे। देखिए ऐसा है निशा जी कि जो हम लोग मुजफ्फरपुर में जो 11 विधानसभा क्षेत्र है उसमें 2 रिजर्व है, बाकी 9 विधानसभा क्षेत्र की स्थिति अगर देखिए तो एनडीए और आरजेडी यानी महागठबंधन ये दोनों 2-3 जातियों के बीच में सिमटी हुई है। जैसे क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ से चुनाव कई जगहों से हैं, जीतते हैं। उसके बाद फिर वैश्य समाज से भी हैं, कुरहनी से जीते हुए हैं। उसके बाद मुस्लिम समाज से भी हैं, कांटी से जीते हुए हैं। जादव समाज के भी लोग हैं जो मीनापुर और औराई और गायघाट से जीते हुए हैं। तो मुख्यतः ये पार्टियां दोनों गठबंधन जो है वो इन्हीं प्रमुख जातियों में सिमटी हुई है। भूमिहार समाज का है एक भी प्रतिनिधि नहीं है। एनडीए का जो भूमिहार समाज है वो एनडीए का कट्टर समर्थक है और अति पिछड़ा समाज जो है वो भी एनडीए का कट्टर समर्थक है। उसमें भी खास करके नूनिया जाति जो है वो पूरे के तौर पर एनडीए के साथ है। तो हमको कल जब बरूराज पर बात करनी थी तो हमारी एक एनडीए के वरिष्ठ नेता से बात हो रही थी। तो वरिष्ठ नेता ने अपना नाम न कहने के शर्त पर यह बताया कि इस बार मुजफ्फरपुर में सीटिंग गेटिंग का फार्मूला नहीं चलेगा, यानी कुछ लोग सीटिंग लोग भी हटाए जा सकेंगे और उसमें अति पिछड़ा समाज के लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है, भूमिहार समाज के लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है और भी जो दूसरे कुछ समुदाय के लोग हैं उनको एकोमोडेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई जो उनसे बात हो रही थी तो कोई बात अभी तो पक्की बात तो कोई नहीं कर सकता है। जब तक टिकट किसी को मिल नहीं जाए तब तक पक्की बात नहीं कर सकता है। लेकिन इतना उन्होंने अवश्य कहा कि चेंजेज होंगे और चेंजेज होंगे चूँकि मुजफ्फरपुर ज़िला एनडीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, चूँकि इसका मैसेज जाता है पूरे उत्तर बिहार में। मुजफ्फरपुर को अघोषित राजधानी भी कहते हैं। तो एक पूरा एक मैसेज जाता है यहाँ से कि किस तरह से यहाँ टिकट का वितरण हुआ है, कैसे टिकट वितरण यहाँ पर हुआ है। तो इसलिए चूँकि अति पिछड़े समाज से यहाँ के एमपी जो हैं वो सहनी समाज से आते हैं तो उनको टिकट मिल चुका है। वैशाली जो है उसमें क्षत्रिय समाज से एमपी वीणा देवी हैं, उनको मिल चुका है। तो निश्चित रूप से इस बार जो है सो हम ऐसा उनका मानना था कि अति पिछड़े समाज को और भूमिहार समाज को एनडीए प्रमुखता देने जा रही है। और उसी तरह से आरजेडी भी इस बार हो सकता है कि कुछ
जादवों का टिकट कट जाए और उनके बदले वो भी कुशवाहा समाज से या कुर्मी समाज से या अति पिछड़े समाज से टिकट दे। इसलिए मुजफ्फरपुर में अभी एक स्थिति बहुत ही एक आकर्षक स्थिति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और देखना होगा कि क्या होता है। तो ये था बरूराज जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके ऊपर जो हमारी एक एनालिसिस है कि कौन है संभावित प्रत्याशी। जैसा कि हमारे दोनों जो विश्लेषक हैं उन्होंने यही कहा कि टिकट मिलने तक ये सारी संभावनाएं और जो कयास हैं वही लगाए जा सकते हैं। अंत में जिनको टिकट मिलेगा उसके बाद आगे की बात होगी। लेकिन अभी जो संभावित प्रत्याशी हैं और उनके क्या क्या बैकग्राउंड रहे हैं, क्या आज तक का इतिहास रहा है और वहाँ का जातीय समीकरण और किस तरह से वोटों की जो गिनती है वो आपसी रंजिश में भी कई बार बदलती हुई दिखी है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे जो दोनों मेहमान हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और इसी के साथ लेते हैं अब इजाज़त। अगले बार अगले निर्वाचन क्षेत्र के डिटेल्स के साथ आपके पास फिर मौजूद होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।